हेलो गाइज, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। जो बच्चे कक्षा 12 में आ गए हैं और 2026 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, उनके लिए यह पेपर जीव विज्ञान का बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं साथी। क्या है देखो, कक्षा 12 विषय जीव विज्ञान, पूर्णांक 70। अब आपके लिए क्या 3 घंटा 15 मिनट आपको पेपर है समय, और 15 मिनट परीक्षा में आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। आवश्यकता अनुसार उत्तरों की पुष्टि निम्नलिखित रेखा चित्रों द्वारा कीजिए। चित्र भी बनाना है और सभी के अंक उनके सामने दिए गए हैं, देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन बहुविकल्पी में क्या है, निम्नलिखित में से किस पौधे में जल द्वारा परागण होता है? इसमें विकल्प साथियों भी सही हो जाए। क्या? जो स्टेरा। खा नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन आनुवांशिक कोड जेनेटिक कोड की विशेषता नहीं है? इसमें सही हो जाएगा हाँ नंबर 3, तीसरा सही है। जेनेटिक कोड संदिग्ध और सामान्य होता है। अब देखिए, आपको मिलाना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें जो है सही हो जाएगा नंबर 3 पे। नंबर 3 सही है इसमें। तो देखो, मारिसस मारिसिस है, मारिसिस का डोडो हो जाएगा, मारिसिस का डोडो हो जाएगा। उसके बाद अफ्रीका का चौथा सही है, कावेगा। फिर सिक पहला सही है, ऑस्ट्रेलिया का थाईलेसिन। अब एक मिला है, एक मिला दीजिए, रूस का स्टेलर समुद्री गाय। ऐसे ही प्रश्न साथियों बोर्ड के एग्जाम में आएंगे। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नीचे दो दिए गए क्या है कथन है घ में दिए गए हैं, जिनमें से एक अभिक्रिया अभिकथन ए के रूप में लेबल किया गया है और दूसरे को कारण के रूप में लेबल किया गया है, यानी आर है इसमें। इसमें पूछा है कौन सही है। तो देखिए इसमें जो है सही है साथी, इसमें पहला ही सही हो जाएगा पहला ही। चलिए इसमें देखो, पहला ही सही है इसमें, पहला ले लीजिए इसमें सर। पहला क्या है मैं दिखाता हूँ। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। इसमें अभिकथन क्या है, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया पीसीआर के 3 चरण निष्क्रियकरण, तापानुशीलन और प्रसार। आर में क्या है, कारण में पीसीआर में टैंक पॉलीमरेज का उपयोग होता है, जिसे थर्मस एक्वेटिकस जीवाणु से पृथक किया जाता है। तो पहला इसमें विकल्प सही है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथी। अब आता है क्या, दूसरा है अति लघु उत्तरीय प्रश्न का में क्या है, किस पौधे के बीज में परिभ्रूणपोष पेरिस्पर्म उपस्थित होता है? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथी। तो इसमें आंसर हो जाएगा 2 के का में। देखो क्या है, आंसर हो जाएगा चुकंदर, बीट या काली मिर्च, ब्लैक पेपर। यह एक अवशिष्ट बीजांडकाय परसिस्टेंट न्यूक्लियस है, जो बीज के निर्माण के दौरान पूरी तरह से उपयोग नहीं होता है। और दूसरा प्रश्न था साथियों, उस कोशिका का नाम बताइए जो एंड्रोजन नामक वृषण हार्मोन को संश्लेषित व
स्त्रावित करती है। तो कौन सी कोशिकाएं हैं? लेडिंग कोशिकाएं। इसको आपको ध्यान रखना है, लेडिंग कोशिकाएं। क्या होता है इससे? ये कोशिकाएं अंतराली अवकाश इंटरस्टिशियल स्पेसेस में स्थित होती है और एंड्रोजन हार्मोन का संश्लेषण और स्त्राव करती हैं, जिनमें मुख्य रूप से टेस्टोस्टेरोन शामिल है। टेस्टोस्टेरोन का मतलब है क्या? जैसे किसी मनुष्य के बाल हो जाना या किसी महिला के स्तन बड़े हो जाना, कंधे चौड़ा होना, तो ऐसे क्या है, इसी स्टेरोन के अंतर्गत आता है। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथी। चलिए 2 क्वेश्चन पूरे हो गए। अब इसमें है तीसरा क्वेश्चन, देखिए, देखो, उस कोशिका का नाम बताइए। ये तो हो गया। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर गा 2 का, जैव विकास के डार्विन सिद्धांत का मूल तत्व क्या है? और गाम घाम क्या है? यदि अनुलेखन इकाई में कूट लेखन रज्जु के अनुक्रम को निम्नवत लिखा जाए। और क्वेश्चन नंबर 2 का गा देखिए। इसमें देखो क्या है, 5 ATGCATG। इसको जो है आपको जो है लिखना 1 नंबर में आएगा। अंगम क्या है? पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है? तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए साथी इसका। तो देखिए क्या हो जाएगा। देखिए, जैव विकास के डार्विनवाद सिद्धांत, इसमें क्या है? प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन के सिद्धांत का मूल तत्व प्राकृतिक चयन है इस जिसके अनुसार प्रकृति उन जीवों का चयन करती है जो पर्यावरण में बेहतर अनुकूलित होते हैं और जीवित रहने व प्रजनन करने में सफल होते हैं। और देखो अनुलेखन वाले में क्या है? अनुलेखन इकाई देखो 5 ATGCATGCATGCAT ऐसे करके है, DCATGCATGCATGC पे 3 गामा करके, तो दूध RNA के अनुक्रम को लिखिए, ऐसे है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए दिया हुआ है ना, कूट लेखन रज्जु की पहचान, कूट लेखन रज्जु कोडिंग स्ट्रैंड का अनुक्रम दिया गया है। 5 वही लिखा है, ATGCATGCATGCATGCA। यह अनुक्रम दूत RNA mRNA के अनुक्रम के समान होता है, सिवाय इसके कि RNA में थायमिन T के स्थान पर यूरेसिल होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जो बचा इधर देख लीजिए। अब स्टेप 2, mRNA अनुक्रम का निर्धारण। mRNA संश्लेषण के दौरान DNA के टेम्पलेट स्ट्रैंड का उपयोग होता है, जो कूट लेखन रज्जु का पूरक होता है। परिणाम स्वरूप mRNA अनुक्रम कूट अनुलेखन रज्जु के समान T और U से प्रतिस्थापित करके और उसी दिशा में 5 से 3 यानी 5 कामा 3 कामा, देखो ऊपर लगा हुआ है कामा, में होता है। आंसर क्या है? दूत mRNA का अनुक्रमण 5AUGCUG, इसमें देखो यूरेसिल लग गया, ऐसे करके है चला जाता है। अब आगे क्या है? पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है? तो अमेजन वर्षा, अमेजन रेन फॉरेस्ट, अमेजन वर्षा वन को अक्सर पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, क्योंकि ये पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन के एक महत्वपूर्ण हिस्से का उत्पादन करते हैं और बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं। चलिए साथियों, इसका स्क्रीनशॉट लेते रहे आप लोग। अब अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखिए, लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट। अब क्या है? बिंदु उत्परिवर्तन किसे कहते हैं? इसका एक उदाहरण दीजिए। ये क्वेश्चन जो है 2 नंबर में आया है। और दूसरा क्या है? मानव जीनोम परियोजना की कोई 2 विशेषताएं बताइए। नंबर गा,
रोगों का जैव नियंत्रण के रूप में प्रयोग होने वाले किसी एक जीवाणु और एक कवक का नाम लिखिए। नंबर घ साथी क्या है, रिवेट पोपर परिकल्पना को किसने दिया था और इस परिकल्पना के आधार पर पारितंत्र की मुख्य जातियों की तुलना किससे की गई है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में हर साल पूछे जा रहे हैं। अब देखिए अंगा नंबर में क्या है, किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा क्यों होता है। क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने करा दिया हूँ, लिखवाया हूँ, आप जाके देख लेंगे। और उसके बाद मैं देखो शॉर्ट वीडियो, लॉन्ग वीडियो और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इस सब का एक महत्वपूर्ण नोट्स तैयार कर रहा हूँ, जल्द ही मैं प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए देखिए, अब देखिए इसमें साथी बिंदु उत्परिवर्तन किसे कहते हैं। देखो बिंदु उत्परिवर्तन, पॉइंट म्यूटेशन, परिभाषा क्या क्या, क्या है। बिंदु उत्परिवर्तन डीएनए अनुक्रम में एक एकल क्षार सिंगल बेस पेयर के परिवर्तन के कारण होता है। उदाहरण क्या है, सिकल सेल एनीमिया इसका प्रमुख एक उदाहरण है, जहां बीटा ग्लोबिन जीन में एक एकल क्षार प्रतिस्थापन GAG से GUG होता है, जिससे ग्लूटेमिक एसिड के स्थान पर वेलिन अमीनो एसिड बनता है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथी। नेक्स्ट क्या है, मानव जीनोम परियोजना। अब देखो मानव जीनोम परियोजना ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की विशेषताएं। नंबर एक क्या है, मानव जीनोम में लगभग 3 बिलियन 3 × 10⁻⁹ क्षार युग्म अनुक्रमित किए गए थे। यह पाया गया कि मानव जीनोम में अनुमानित 20,000 से 25,000 जीन होते हैं, यानी इतना रिसर्च करने के बाद तब माना गया था। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए साथी। नेक्स्ट क्या है, ग नंबर क्या है, रोगों का जैव नियंत्रण। अब देखिए जैव नियंत्रण कारक जीवाणु बैसिलस थूरिनजिएसिस बीटी, जिसका उपयोग कीट लार्वा जैसे बडवर्म को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। कवक ट्राइकोडर्मा प्रजातियां जो कई पादप रोगजनकों के नियंत्रण में प्रभावी हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब आगे क्या है, रिवेट घ नंबर, रिवेट पोपर परिकल्पना क्या प्रतिपादक, यह परिकल्पना पॉल एरलिच द्वारा की गई थी, कोई वैज्ञानिक थे। तुलना, इस परिकल्पना में पारितंत्र की मुख्य जातियों की तुलना एक हवाई जहाज के रिवेट्स से की गई। जैसे यदि कोई कोई हवाई जहाज एक से एक एक करके रिवेट्स हटाए जाएं तो उसकी सुरक्षा कम हो जाती है। वैसे ही पारितंत्र में मुख्य जातियों के विलुप्त होने से पारितंत्र का कार्य प्रभावित होता है। जैसे कोई विलुप्त हो जाए, उसके बाद जो है उसकी संख्या जो है कम होती चली जाएगी। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए साथी। हाँ अब अंगा देखिए, अब पूछा है जैव अंगा में ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है, क्योंकि ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशीय होता है। उत्पादकों से उपभोक्ताओं की ओर प्रत्येक पोषी स्तर पर ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा लगभग 90% श्वसन, उपचयी क्रियाओं और ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाता है। केवल लगभग 10% ऊर्जा ही अगले पोषी स्तर पर स्थानांतरित होती है। 10% का नियम, इसीलिए निचले पोषी स्तरों में जैसे उत्पादकों में हमेशा ऊपरी स्तरों की तुलना में अधिक ऊर्जा होती है। स्क्रीनशॉट लीजिए साथी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लघु उत्तरी। देखो लघु उत्तरी सेकेंड में क्या आएगा प्रश्न में,
दिए गए चित्र का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखो 3 नंबर क्वेश्चन आया है साथी, और नंबर इसमें फिगर बनाना है आपको। तो देखिए, चित्र की पहचान कीजिए जो दिया हुआ है। चलिए देखिए, और उसके बाद दूसरा क्या है, मूलाकुरचोल, कोलियोराइज और प्राकुरचोल में अंतर बताइए। नंबर 3, चित्र में चित्र रेखांकित भाग ए का नामांकन कीजिए। अब आगे क्या है, सहायक जनन तकनीकी मानव के लिए किस तरह से सहायक है। जिफ्ट यानी ZIFT और GIFT इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर IUT से किस तरह भिन्न है। ग नंबर क्या है, RNA पहला आनुवांशिक पदार्थ था। अब बहुत पर्याप्त प्रमाण है कि जीवन के आवश्यक प्रक्रमों जैसे उपापचयी, स्थानांतरण, संबंधन आदि का विकास RNA से हुआ। RNA आनुवांशिक पदार्थ के साथ एक उत्प्रेरक जैविक तंत्र में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जैव रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जो RNA उत्प्रेरक द्वारा उत्प्रेरित की जाती हैं। प्रोटीन एंजाइम इसमें से कोई योगदान नहीं। RNA उत्प्रेरक के रूप में क्रियाशील लेकिन अस्थायी है। इस कारण से RNA रासायनिक रूपांतरण में DNA का विकास हुआ, जिससे यह अधिक अस्थायी है। DNA के द्विरज्जुकों व पूरक रज्जुकों के कारण तथा इनमें मरम्मत प्रक्रियाओं के विकास से अपने से होने वाले परिवर्तनों के प्रति प्रतिरोधी हैं। उपयुक्त पैराग्राफ के आधार पर आंसर आपको देना है। देखो पैराग्राफ दिया है, उसी के आधार पर आंसर देना है। तो क्या है, RNA को पहला आनुवांशिक पदार्थ क्यों माना जाता है। RNA की तुलना में DNA को अधिक अस्थायी आनुवांशिक पदार्थ क्यों माना गया है। RNA के रासायनिक रूपांतरण से DNA के विकास की आवश्यकता क्यों पड़ी। द्विसंकरप्राश का प्रयोग करते हुए स्वतंत्र अव्यूहन की व्याख्या कीजिए। साथियों, इसी को पढ़ना है, आपको आंसर देना है। अब इसमें देखिए क्या है, अंकुर चोल, मूल कोश, मूलांकुर चोल, क्योंकि फिगर है। चलिए अभी इसका हम अध्ययन कराते हैं। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब देखिए आगे क्या है, दिए गए चित्र में अध्ययन करना, जो इसका आंसर क्या होगा, मक्का के बीज की अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र है वो। और नंबर 2, मूलांकुर चोल जड़ को सुरक्षा प्रदान करता है, जबकि प्रांकुल चोल तने को सुरक्षा प्रदान करता है। जो फिगर बना था उसके लिए अध्ययन करा रहा हूँ। भाग ए प्रांकुर चोल है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए साथी। अब आगे क्या दिया था, यानी गिफ्ट UIT, देखो सहायक जनन तकनीकी है। ART उन व्यक्तियों की मदद करती है जो प्राकृतिक रूप से गर्भाशय यानी गर्भ धारण करने में असमर्थ हैं। गिफ्ट यानी जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर और गिफ्ट गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर में भ्रूण या गैमेट को फैलोपियन ट्यूब में स्थानांतरित किया जाता है, जबकि IUT इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर में भ्रूण को सीधे गर्भाशय में स्थानांतरित किया जाता है। स्क्रीनशॉट लीजिए साथ ही इसका। अब देखिए इसके लिए थोड़ा फुल फॉर्म देखो, GIFT, फिर ZIFT और UIT बांझपन के इलाज के लिए उपयोग की जाने वाली उन्नत सहायक प्रजनन तकनीकी हैं। ART है। इसके फुल फॉर्म इस प्रकार है, गिफ्ट यानी गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, जिफ्ट ZI से है, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, IUT इंट्रा यूट्रिन ट्रांसफर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि इसमें से फुल फॉर्म पक्का आएगा। अब आगे देखिए साथी, उपयुक्त पैराग्राफ के आधार पर क्या है, पहला बनेगा जो RNA को पहला आनुवांशिक पदार्थ माना जाता है क्योंकि जीवन के आवश्यक प्रक्रमों जैसे उपापचयी, स्थानांतरण, संबंध आदि का विकास RNA से हुआ है। अब मैं उसी पेपर में जो आया था उसी से करा रहा हूँ।
उसी से अध्ययन करके टाइप करके। अब देखिए क्या है, दूसरा क्या बनेगा, डीएनए को अधिक अस्थायी आनुवांशिक पदार्थ माना गया है क्योंकि यह द्विरज्जुकों व पूरक रज्जुकों के कारण तथा इनमें मरम्मत प्रक्रियाओं के विकास से अपने में होने वाले परिवर्तनों के प्रति प्रतिरोधी है। अब आगे नंबर 3, आरएनए अस्थिर होता है, इसलिए अधिक स्थिर प्राप्त करने के लिए आरएनए के रासायनिक रूपांतरण से डीएनए का विकास हुआ। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए साथी। अब आगे क्या है, घ में द्विक्रास का प्रयोग करते हुए स्वतंत्र अभिवहन का नियम व्याख्या कीजिए। मैंने इसका फिगर बनवाया था, आप जाके देख लेंगे। तो क्या है, स्वतंत्र अभिवहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट, बताता है कि जब दो या दो से अधिक विपर्यासी लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है तो एक लक्षण के कारक जीन लक्षण दूसरे के कारकों से स्वतंत्र रूप से अलग होते हैं और स्वतंत्र रूप से नए संयोजन में व्यवस्थित होते हैं, क्योंकि इसमें 16 प्रकार के लक्षण है, 16 प्रकार के लक्षण, 16 प्रकार के लक्षण पाए गए थे। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब आगे क्या है, प्रतिरक्षी, देखिए 5 काम क्या है, प्रतिरक्षी अणु की संरचना का स्वच्छ नमांकित चित्र बनाइए, उसकी रासायनिक प्रकृति का उल्लेख कीजिए। इसमें क्या है, पहला खा का पहला, ड्रग के उस समूह का नाम लिखिए जिसकी आणविक संरचना नीचे दर्शाई गई है। देखो OH है, OH लगा हुआ है। अब इसमें डबल बॉन्ड है, कहीं कहीं सिंगल बॉन्ड लगा है। अब नंबर 2 फिर क्या, जिस पौधे से यह ड्रग्स प्राप्त की जाती है उसका वैज्ञानिक नाम लिखिए। अब आगे 3rd नंबर प्रश्न है, इस ड्रग के सेवन से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। ग में प्रतिजैविक एंटीबायोटिक किसे कहते हैं, उस एंटीबायोटिक का नाम बताइए जिसका प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध में घायल अमेरिकन सिपाहियों के उपचार में व्यापक रूप से किया गया। और यह भी बताइए कि एंटीबायोटिक किससे प्राप्त की जाती है। क्वेश्चन नंबर घ क्या है, वाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीवों की भूमिका स्पष्ट कीजिए। ये साथ ही सभी क्वेश्चन 3-3 नंबर में हैं। चलिए हम 5 के घ तक पूरा हम स्पष्ट करते हैं। अब इसका जो आंसर बनेगा साथी क्या है, प्रतिरक्षी, देखो 5 के का पहले हम करेंगे, 5 के का, प्रतिरक्षी अणु रासायनिक रूप से ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, इन्हें इम्यूनोग्लोबुलिन IG भी कहा जाता है। ये 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से बने होते हैं, 2 भारी H और 2 हल्की L श्रृंखलाएं जो आपस में डाइसल्फाइड बंधों द्वारा जुड़ी होती हैं। अब खा का आंसर क्या बनेगा, पहला ड्रग के उसका नाम लिखिए। देखो नंबर 1 क्या है, पहला यह कैनाबिनोइड्स, यह कैनाबिनोइड्स समूह की आणविक संरचना है। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। नेक्स्ट नंबर, जिस पौधे की ड्रग प्राप्त की जाती है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है। नंबर 2, यह कैनाबिस सटाइवा नामक पौधे से प्राप्त की जाती है। और तीसरा आंसर क्या होगा, 5 के खा के तीसरा आंसर, इस ड्रग्स के सेवन से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। आंसर होगा, इस ड्रग के सेवन से मुख्य रूप से मानव शरीर का हृदय वाहिका तंत्र प्रभावित होता है। अब आगे साथी क्या हो जाएगा, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्या है, अंडोत्सर्ग, चलिए इसको जो है अंडोत्सर्ग, अंडोत्सर्ग उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें परिपक्व अंडाशय से एक अंडाणु ओवम या डिंब एक मुक्त होता है। यह आमतौर पर मासिक धर्म चक्र के मध्य होता है। लगभग 28 दिवसीय चक्र में 14वें दिन के आसपास यह प्रक्रिया ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के स्तर में तीव्र वृद्धि, जिसे LH सर्ज कहा जाता है, द्वारा प्रेरित होती है।
चलिए साथी इसको कर लेंगे। देखो समष्टि क्या है, इसमें परजीवी जंतु हैं। सर्वप्रथम निर्मित परजीवी गाय का नाम, अब इसके महत्व का उल्लेख कीजिए। क्लोनिंग संवाहक क्या है, इसके अच्छे संवाहक वेक्टर की विशेषताएं होनी चाहिए। अब पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी में प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। जैसे फिगर भी है और जो है लिखना भी है, तो आप इसको कर लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 दीर्घ उत्तरी में क्या है, गुरु बीजाणु जनन क्या है, आवृत बीजी पादपों में मादा युग्मोद्भिद भिद का चित्र सचित्र वर्णन करना है इसमें, अथवा आगे न कर पाओ तो क्या है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। पहला क्या है, अंडोत्सर्ग, आवर्त चक्र, नंबर 3 अंतरोपण, नंबर 4 अपरा को प्लेसेंटा भी कहते हैं, और पांचवा है क्या, अंतःगर्भाशयी युक्तियाँ या युक्ति। चलिए इतना हम जो है करते हैं। पहले ये तो मैंने अभी करा दिया था, अंडोत्सर्ग। इसके बाद चलिए दूसरा क्या है, आवर्त चक्र क्या है। आवर्त चक्र प्राइमेट्स जैसे मनुष्य, बंदर और बानर में मादा प्रजनन प्रणाली में होने वाली चक्रीय परिवर्तनों की एक श्रृंखला है। यह चक्र लगभग 28 दिनों का होता है। इसमें अंडाशय और गर्भाशय में हार्मोन नियंत्रित परिवर्तन शामिल होते हैं, जो गर्भावस्था के लिए शरीर को तैयार करते हैं। यदि निषेचन नहीं होता है तो गर्भाशय की परत टूट जाती है और योनि से रक्त स्राव के रूप में आता है, यानी योनि से खून बहने लगता है, निकल जाती है, जिसे मासिक धर्म कहते हैं। अब नंबर 3 क्या है, अंतरोपण। अंतरोपण वह प्रक्रिया है जिसमें निषेचित अंडाणु, जिसे अब ब्लास्टोसिस्ट कहा जाता है, गर्भाशय की आंतरिक दीवार एंडोमेट्रियम में खुद को स्थापित करता है। यह निषेचन के लगभग 6-7 दिनों बाद होता है। यह गर्भावस्था की शुरुआत के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि इसके बिना भ्रूण का विकास संभव नहीं है। चलिए इसमें साथ लीजिए साथी। अब नेक्स्ट क्या है, अपरा यानी प्लेसेंटा। अपरा प्लेसेंटा एक अस्थायी अंग है जो गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय में विकसित होता है। यह माँ के रक्त और विकासशील भ्रूण के बीज रक्त के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। अपरा भ्रूण को ऑक्सीजन और पोषक तत्व प्रदान करता है और भ्रूण में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य अपशिष्ट उत्पादों को हटाता है, यानी उससे सुरक्षा करता है। यह हार्मोन भी उत्पन्न करता है जो गर्भावस्था को बनाए रखने में मदद करता है। तो प्लेसेंटा बहुत महत्वपूर्ण है। और नंबर 5 क्या साथी, अंतःगर्भाशयी युक्ति। अंतःगर्भाशयी युक्ति एक, यानी इसको बोलते हैं क्या, आईयूडी, एक छोटा अक्षर टी आकार का गर्भ निरोधक उपकरण है, जिसे गर्भावस्था को रोकने के लिए गर्भाशय में डाला जाता है। ये 2 मुख्य प्रकार के होते हैं, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीएस और कॉपर आईयूडीएस। वे शुक्राणु की गतिशीलता और व्यवहार्यता को प्रभावित करके और शरीर को निषेचन को रोककर काम करते हैं। निषेचन इससे रुक जाता है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब आगे देखिए साथी क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8, अनुलेखन क्या है, बैक्टीरिया में अनुलेखन क्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। क्योंकि मैं सब बता रहा हूँ अथवा भी बता दे रहा हूँ, इसलिए वीडियो बड़ा हो जा रहा है, तो आपको जो समझ में आए दोनों अध्ययन कर लीजिए। मान लो वहाँ दोनों आ जाए तब क्या करेंगे, इसलिए दोनों आपको अध्ययन करना आवश्यक है, जो आएगा वहाँ लिख देंगे। अब इस अथवा में क्या है, अथवा में अनुकूली विकरण क्या है, डार्विन के फिंच पक्षियों और ऑस्ट्रेलियाई मार्सुपियल्स के उदाहरण के साथ इस प्रक्रिया को समझाइए। इस प्रक्रिया का जैव विकास में क्या योगदान है। नंबर 9 क्या है,
जैव विकास किसे कहते हैं? यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में सबसे अधिक क्यों होती है? जैव विविधता की क्षति के प्रमुख कारण का उल्लेख कीजिए। चलिए यहाँ तक हम पहले कराते हैं। अब देखिए साथी, अनुलेखन क्या है? अनुलेखन क्या है? अनुलेखन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा आनुवांशिक जानकारी डीएनए के एक स्ट्रैंड से मैसेंजर आरएनए एमआरएनए, एम का मतलब मैसेंजर होता है, एमआरएनए के एक अणु में कॉपी की जाती है। यह जीन अभिव्यक्ति का पहला चरण है और यह आनुवांशिक कोड को कोशिका के प्रोटीन निर्माण तंत्र द्वारा पढ़े जाने योग्य प्रारूप में बदलने में मदद करता है। चलिए अब इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे क्या है साथी? बैक्टीरिया में अनुलेखन। बैक्टीरिया में अनुलेखन कोशिका द्रव्य में होता है। इसमें मुख्य रूप से आरएनए पॉलीमरेज आरएनए एंजाइम शामिल होता है। प्रक्रिया में 3 मुख्य चरण होते हैं। प्रारंभन, आरएनए पॉलीमरेज डीएनए पर एक विशिष्ट अनुक्रम जिसे प्रमोटर कहा जाता है को पहचानता है और इससे जुड़ता है। यह डीएनए को 2 स्टैंडर्ड को खोलता है। दीर्घीकरण, आरएनए पॉलीमरेज डीएनए टेम्पलेट स्टैंडर्ड के साथ आगे बढ़ता है। पूरक, आरएनए न्यूक्लियोइड्स को जोड़ता है और एक नए आरएनए अणु को संश्लेषित करता है। समापन, आरएनए पॉलीमरेज एक टर्मिनेट अनुक्रम तक पहुंचता है जहां आरएनए संश्लेषण बंद हो जाता है और नवगठित आरएनए अणु डीएनए और एंजाइम से अलग हो जाता है। चलिए यहाँ तक इससे ले लीजिए साथी। अब आगे क्या है देखो, अथवा में क्या दिया हुआ, अथवा 8 अथवा अनुकूली विकरण क्या है? अनुकूली विकरण एक विकासवादी प्रक्रिया है जिसमें एक सामान्य पूर्वज से विभिन्न प्रजातियां अपेक्षाकृत कम से कम विकसित होती हैं और विभिन्न पर्यावरणीय निकेतों के अनुकूल हो जाती हैं। अब नेक्स्ट, डार्विनवाद, यानी डार्विन के फिश पक्षियों वो ऑस्ट्रेलियाई। डार्विन के फिश क्या है? इसमें गैलापागोस द्वीप में डार्विन ने फिश पक्षियों की कई प्रजातियां देखी। माना जाता है कि वे सभी सामान्य बीज रखने वाले पूर्वज से विकसित हुए हैं। विभिन्न द्वीपों पर विभिन्न खाद्य स्रोतों की उपलब्धता के कारण फिशों ने अलग अलग चोंच के आकार विकसित किए, जैसे कि कीड़े खाने के लिए पतली चोंच या बड़े बीज तोड़ने के लिए मजबूत चोंच, जिससे विभिन्न प्रजातियों का निर्माण हुआ। अब आगे क्या है? ऑस्ट्रेलियाई मार्सपियल्स। ऑस्ट्रेलिया में मार्सपियल्स जैसे कंगारू, कोआला और वोम्बैट ने विभिन्न आवासों और जीवन शैली के अनुकूल होने के लिए व्यापक अनुकूली विकरण दिखाया, जिससे विभिन्न रूप। चलिए फिर से इसको देखिए, क्या है? ऑस्ट्रेलिया में यानी मार्सपियल जैसे कंगारू, कोआलों और वोम्बैट ने विभिन्न आवासों और जीवन शैली के अनुकूल होने के लिए व्यापक अनुकूली विकरण दिखाया, जिससे विभिन्न रूप और कार्य सामने आए जो प्लेसेंटल स्तनधारियों में देखे जाने वाले समान अनुकूल के समानांतर हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए साथी। अब नेक्स्ट देखिए, देखो इस प्रक्रिया का जैव विकास में योगदान क्या है? योगदान, अनुकूली विकरण जैव विकास उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। यह नई प्रजातियों को नए वातावरण में पनपने और संसाधनों का अधिक कुशलता से उपयोग करने की अनुमति देता है, जिससे विकास की दर बढ़ जाती है। चलिए अब इसके बाद जैव विविधता आएगा। अब आगे क्या है? जैव विविधता। जैव विविधता पृथ्वी पर जीवन की विविधता और परिवर्तनशीलता को संदर्भित करती है। इसमें सभी स्तरों पर विविधता शामिल है। आनुवांशिक विविधता एक प्रजाति के भीतर प्रजातियों की विविधता, विभिन्न प्रजातियों की संख्या और पारिस्थितिकी
तंत्र की विविधता, विभिन्न प्रकार के आवास और समुदाय। अब आगे क्या है, यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में सबसे अधिक क्यों होती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जैव विविधता सबसे अधिक होने के कुछ प्रमुख कारण हैं। स्थिर जलवायु, इन क्षेत्रों में लाखों वर्षों से अपेक्षाकृत स्थिर और गर्म जलवायु रही है, जिससे प्रजातियों को अनुकूलन और विशिष्टता के लिए पर्याप्त समय मिला है। अधिक सौर ऊर्जा, उच्च सौर ऊर्जा उपलब्धता से उच्च प्राथमिक उत्पादकता होती है, जो बदले में अधिक प्रजातियों का समर्थन कर सकती है। कम मौसमी बदलाव, स्थिर वातावरण संसाधनों की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करता है, जिससे विशेषज्ञता और सह अस्तित्व को बढ़ावा मिलता है। चलिए भी स्क्रीनशॉट लीजिए यहाँ तक साथी। अब आगे क्या है, छत के कारण क्या है, जैव विविधता की छत के प्रमुख कारण क्या है। आवास का विनाश और विखंडन, वनों की कटाई और शहरीकरण जैसे मानवीय हस्तक्षेप प्राकृतिक आवासों को नष्ट कर देते हैं। अत्यधिक दोहन, शिकार, मछली पकड़ने और कटाई के माध्यम से प्रजातियों का अत्यधिक उपयोग। विदेशी प्रजातियों का आक्रमण, गैर देशी प्रजातियां का परिचय जो स्थानीय पारिस्थितिक तंत्र को बाधित करती है। प्रदूषण क्या है, पर्यावरण में हानिकारक पदार्थों का प्रवेश। जलवायु परिवर्तन, वैश्विक तापमान और मौसम के पैटर्न में बदलाव जो प्रजातियों के वितरण और अस्तित्व को प्रभावित करते हैं। चलिए आ जाइए अब इसमें। अब देखिए साथी, यहाँ तक मैंने पूरा करा दिया था 9th का। अब देखो अथवा बचा है। 9th का अथवा में क्या है, निम्नलिखित पर टिप्पणी है कि तो आप एक करो एक दो करो, तो आपको एक ही करना है, मैं सब करा दे रहा हूँ। देखो पहला क्या है, अस्पर्धी अपवर्जन नियम। नंबर 2 सहोपकारिता। नंबर 3 आहार जाल। नंबर 4 पारतंत्र में उत्पादकता। और नंबर 5 ह्यूमस, क्योंकि ह्यूमस आपको रख देना है। सहोपकारिता, ह्यूमस, ये दोनों हर साल पूछे जा रहे हैं। चलिए हम इसको जो है करते हैं आंसर इसका। अब देखिए साथी, सभी स्टूडेंट ने जो देख रहे हैं, नंबर 1 क्या है, अस्पर्धी अपवर्जन नियम। अस्पर्धी अपवर्जन नियम क्या है, अस्पर्धी अपवर्जन नियम, जिसे ग्रास का नियम भी कहा जाता है, कि दो प्रजातियां जो बिल्कुल समान पारिस्थितिक निकेत पर कब्जा करती हैं और समान सीमित संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करती हैं, वे अनिश्चित काल तक सह अस्तित्व में नहीं रह सकती। अतः एक प्रजाति दूसरी को बेहतर कर देती है या उसे विलुप्त कर देगी। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। और नंबर 2 क्या है, सहोपकारिता। ये देखिए, सहोपकारिता को दो अलग अलग प्रजातियों के जीवों के बीच एक प्रकार का पारिस्थितिक संबंध है, जिसमें दोनों प्रजातियों को लाभ होता है। उदाहरण में मधुमक्खियों द्वारा फूलों का परागण, मधुमक्खी को अमृत मिलता है, फूल का प्रजनन होता है, और दीमक की आंत में रहने वाले सूक्ष्म जीव शामिल हैं जो सेलुलोज को पचाने में मदद करते हैं। और नंबर 3 का आहार जाल। आहार जाल यानी फूड वेब एक पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न जीवों के बीच जटिल भोजन संबंधों का एक आरेखी प्रतिनिधित्व है। यह कई खाद्य श्रृंखलाओं के परस्पर जुड़ाव को दर्शाता है और दिखाता है कि ऊर्जा और पोषक तत्व उत्पादकों से उपभोक्ताओं के विभिन्न स्तरों तक कैसे प्रभावित होते हैं। अब नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 इसमें, पारतंत्र में उत्पादकता। पारतंत्र में उत्पादकता एक निश्चित समय अवधि में एक क्षेत्र में बायोमास या कार्बनिक पदार्थ के उत्पादन की दर है। इसे अक्सर सकल प्राथमिक उत्पाद यानी जीपीपी, प्रकाश संश्लेषण की कुल दर और शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता एनपीपी जीपीपी माइनस शोषण में विभाजित किया जाता है। यह पारिस्थितिकी तंत्र की ऊर्जा प्रवाह क्षमता का एक महत्वपूर्ण माप है। ह्यूमस क्या है, ये अंतिम क्वेश्चन है। देखिए, ह्यूमस मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों के अपघटन द्वारा निर्मित गहरे रंग का अनाकार
पदार्थ है। यह अत्यधिक स्थिर और धीरे धीरे विघटित होता है। ह्यूमस मिट्टी की उर्वरता, जल धारण क्षमता और संरचना में सुधार करता है और पौधों के विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है। तो सभी स्टूडेंट यहाँ तक पूरा नोट कर लेंगे और मैं सभी का आपके अपने चैनल संघर्ष क्लासेस संसार पर स्वागत करता हूँ। तो साथियों, यह जीव विज्ञान कक्षा 12 का बोर्ड की एग्जाम की दृष्टि से तैयार पेपर पूरा हुआ और सभी लोग इसका अध्ययन करके परीक्षा में जाएं और अच्छे नंबर पास हो। मैं आप सभी की उज्जवल भविष्य कामना करता हूं। तो प्लीज़ साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।